हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, और चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था सीधे टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस जो आपके टॉपिक थे एक बार आप लोग देख लेंगे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में अभी तक हमने बात की है कि जब हमने सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट वाले जो पौधे हैं उनके बीच में जब हमने क्रॉस करवाया तो हमने पाया कि जो F1 जनरेशन थी, जो पहली पीढ़ी थी, उसमें एक ही जनक के जो गुण आपको दिखाई दिए थे, और वो था यहाँ पर जो लंबा पौधा था, यानी कि लंबाई का जो गुण है वो आपको यहाँ पे दिखाई दिया, लंबाई का जो कैरेक्टर है वो आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो आपने कहा कि जो गुण एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, या जो पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे डोमिनेंट पेरेंट कहेंगे, और ये आपका डोमिनेंट ट्रेट होगा। ये आपका रेसेसिव पेरेंट है और इसके जो ट्रेट है वो क्या होंगे, आपके रेसेसिव ट्रेट होंगे। अब इसके बाद हमने कहा कि ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यही कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की सिंपल सी डेफिनेशन यही है, ठीक है, कि जब सेम कैरेक्टर लेकिन दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराए जाते हैं तो F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट के गुण आते हैं, एक ही पेरेंट खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, और उस पेरेंट को डोमिनेंट पेरेंट, और उस कैरेक्टर है उस ट्रेट को हम डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पर कहते हैं। जो जनक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कोई भी पौधा बौना नहीं है यहाँ पे, उसे हम रेसेसिव या अप्रभावी कहेंगे। ठीक है, तो ये अप्रभावी है, ये प्रभावी है। तो प्रभाविता का नियम बताते हैं कि एक जनक प्रभावी होगा जो यहाँ पर खुद को एक्सप्रेस कर रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखिए। हम जब बात कर रहे हैं एलील के बारे में, आपने यहाँ पे कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे जिसमें आपने क्या बोला था, यहाँ पे एलील के बारे में बात की थी आपने। ठीक है, हमने कहा जीन किसी भी कैरेक्टर के लिए जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपने कहा हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। ये क्या है, आपने कहा हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आपने कहा ये क्या है, जो जीन क्या है हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके एलील हैं। जैसे कि सिंपल सा हम अगर कहें कि जो लंबाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कैपिटल टी है, ये दोनों आपस में एलील हैं, या स्मॉल टी ये दोनों आपस में क्या है, एलील है। ठीक है, या कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों भी आपस में क्या है, एलील है। ठीक है, ये एक एलील है, ये एक एलील है, और ये दोनों क्या है, यहाँ पे जीन पेयर है। ये एक एलील है, ये एक एलील है, दोनों क्या है, जीन पेयर है। ये एक एलील है, ये एक एलील है, दोनों क्या है, जीन पेयर है। हमने कहा कि यहाँ पर जो जीन पेयर होते हैं वो, या जो एलील होते हैं वो हमेशा सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हाइट होती है, जो लंबाई होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तीनों हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमने कहा जो ट्रेट है वो डिफरेंट ट्रेट हो सकते हैं। तो एलील जो है वो हमेशा सेम कैरेक्टर लेकिन सेम ट्रेट और डिफरेंट ट्रेट दोनों हो सकते हैं। जो इतने सारे आपके पास एलील आए हैं, ये एक ही ट्रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये अलग अलग ट्रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी कैरेक्टर की तो ये तीनों, ये सारे के सारी कंडीशन आपको एक ही कैरेक्टर के लिए मिल रही है। अब मैंने कहा कि कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर ये जो एलील है ये क्या कौन से गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा टॉलनेस के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा टॉलनेस के लिए। ये आपने कहा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपने कहा ड्वार्फनेस का मतलब होता है बौनापन। और ये स्मॉल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है, ये भी है ड्वार्फनेस के लिए। अभी तक चीजें क्या चल रही है, दोनों के लिए दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ट्रेट, कैरेक्टर तो सभी सेम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा ये दोनों सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ये अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ये अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। इतना तो हमें समझ आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या बोला है, दोनों एलील, जीन पेयर के दोनों एलील एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये दोनों टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। टॉल और ड्वार्फ लिख दूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ कितना लिखते हैं, ये भी क्या है, टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ड्वार्फ यानी कि बॉनी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी
ड्वार्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक की चीजें सेम है। अब आ रहे तीसरे सिनारियो पे। हमने कहा ये तो है यहाँ पे टॉल हाइट के लिए, और ये हमारे पास आता है ड्वार्फ हाइट के लिए। यानी कि ये जो एलील है ये टॉल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसमें क्या होगी, लंबी हाइट होगी, ये लंबी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो एलील है ये क्या है, बौनेपन के लिए, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस कंडीशन में आपको कैरेक्टर कौन सा मिला है, आपको कैरेक्टर टॉल मिला है, लंबा मिला है, ठीक है, आपको कैरेक्टर लंबा मिला है। तो कैरेक्टर पे नहीं जाएंगे अभी, अभी तो सिंपल इस सिनारियो पे जाए। हमने कहा जब जीन पेयर के दोनों एलील सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ये सारे एलील आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा जब जीन पेयर के दोनों एलील, यानी कि इसके ये दोनों एलील सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि आपने कहा ये दोनों एलील हैं, ये सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इस पेयर को हम क्या कहेंगे, या इस पेयर को हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस पेयर, होमोजाइगस पेयर, ठीक है। अब इन दोनों का नहीं करना है कंपैरिजन, कंपैरिजन करना है इन दोनों का, इन एलील का। इस पेयर का कंपैरिजन इस पेयर से नहीं करना है, बल्कि इसका आपस में कंपेयर करना है कि जब ये दोनों यहाँ पर क्या है, एक सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं और ये दोनों भी सेम ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं होमोजाइगस पेयर या होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन जब क्या होता है, जब जीन पेयर के दोनों एलील डिफरेंट ट्रेट को फॉलो करते हैं, जैसे ये अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ये अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, दोनों एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल टी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जाइगस का मतलब होता है पेयर, होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब होता है पेयर, सेम पेयर, एक जैसे पेयर, एक जैसे ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेटेरोजाइगस का मतलब है डिफरेंट, कि अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने कहा डोमिनेंट कौन होता है, यहां से आप समझेंगे। डोमिनेंट वो है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर ले। होमोजाइगस कंडीशन में तो टॉल ट्रेट ही आएगा। अब दोनों आपने कहा टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपने कहा जो हाइट होगी यहाँ पे लंबी होगी, लेकिन और यहाँ पे जब दोनों बौनेपन के लिए है तो हाइट जो होगी वो बौनी होगी। लेकिन क्वेश्चन आता है तब जब एक टॉलनेस के लिए है और एक ड्वार्फनेस के लिए, अब कौन सा कैरेक्टर आएगा, जो कैरेक्टर आएगा वो ज्यादा प्रभावी होगा, वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो कैरेक्टर कौन आया था, कैरेक्टर तो आपने कहा टॉलनेस का आया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डोमिनेंट जो यहाँ पे पेरेंट होता है वो खुद को हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पा रहा है, और जो खुद को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। तो आप समझिए, आप जो फिनोमेना होता है डोमिनेंट और रिसेसिव का, कि जो रिसेसिव है वो अपने गुण को एक्सप्रेस करेगा, ये अपने गुण को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन कब, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं करेगा। और जो डोमिनेंट पेरेंट होगा वो आपको अपना कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, दोनों ही लक्षणों में अपने गुण को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसके कोई एलील है ही नहीं, एलील होने जरूरी है तभी तो खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो आपने कहा दोनों एलील ना भी हो, सिर्फ एक एलील भी हो तो भी अपने गुण को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका आपको जो यहाँ पे एविडेंस मिलता है वो कैसे मिलता है, मेंडल ने क्या किया, जब मेंडल ने देखा कि पहली पीढ़ी में सारे जो पौधे थे वो लंबे निकल गए, यानी कि जब एक लंबे पौधे एक बौने पौधे के बीच में पॉलिनेशन कराया और जब उसमें बीज बने, जब उन बीजों को बोया गया और उन बीजों से वो पौधे बने, तो वो पौधे पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी में उन्होंने देखा सारे पौधे लंबे, तो वो कंफ्यूज हो गए, तो बौने पौधे के गुण कहाँ गए, बौने पौधे के भी कहीं गुण आने चाहिए थे, बौने पौधे के गुण। और अगर ऐसा है कि बौने पौधे के गुण आगे नहीं बढ़ते हैं तो बौने पौधे उन्हें और भी दिखाई दिए, ऐसा नहीं था कि एक बौना पौधा था उसके बाद कोई बौना पौधा हुआ ही नहीं, अगर इन जनरल वो देखे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी को, और पहली पीढ़ी कैसी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी थी, सारे पौधे ऐसे ही थे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें इन्होंने सेल्फ क्रॉस करा दिया, सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है कि आपस में ही क्रॉस हो गया है, ठीक है, क्या हुआ है, आपस में ही क्रॉस हो गया है। अब सेल्फ क्रॉस कैसे भी हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, हो सकता है कि यहाँ पे ऑटोगैमी हो गई हो, यानी कि विद इन अ फ्लावर, हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, एक प्लांट, एक जो यहाँ पे F1 जनरेशन का प्लांट है उसका क्रॉस दूसरे जनरेशन के, दूसरा जो F1 जनरेशन है उस प्लांट से हो गया हो।
तो यहाँ पर क्या कराया जाता है, इनका आपस में क्रॉस कराया जाता है। अब कहीं बाहर से पौधे नहीं लेने हैं, जो पहली पीढ़ी के जो नए पौधे बने हैं उनमें ही आपस में क्या करा दी है, पॉलिनेशन करा दी है। पॉलिनेशन कराए तो ये F1 जनरेशन है। अब क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, ऐसे बन गए गैमीट। एक गैमीट में कैपिटल टी आया, एक में स्मॉल टी आया, एक गैमीट में कैपिटल टी और एक में स्मॉल टी। अब क्योंकि आप हायर क्लासेस में हैं तो अब आप ये समझते हैं कि यहाँ पर जब भी क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, क्योंकि ये 2n कंडीशन है और ये n कंडीशन है, और इसमें जो यहाँ पर क्या आते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। आपने यहाँ पे लिंग निर्धारण पढ़ा था, इसी प्रकार से हमने कहा था। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। तो आपने कहा क्योंकि हम एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस यही जो एलीन है यही सेग्रीगेट हुए होंगे, और जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो एलीन है वो भी सेग्रीगेट हुए होंगे, बट फोकस किस पे करना है, प्लांट टाइप पे। अब हमारे पास F2 जनरेशन आएगी। अब आपको क्रॉस कर देना है, इसका क्रॉस इससे किया तो कैपिटल टी आया, इसका क्रॉस इससे किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इसका क्रॉस इससे किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और इसका क्रॉस इससे किया तो स्मॉल टी आया। अब अगर हम कैरेक्टर देखें तो 3 हमारे पास कैसे आए हैं, टॉल आए हैं, और एक हमारे पास कैसा आया है, ड्वार्फ आया है। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं आपने क्लास 10, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो तीनों लंबे हैं और एक बौना है। इस हिसाब से रेशियो हमारे पास कैसा आया है, 3:1 आया है। याद आया, कुछ क्लास 10 में किया था हमने, 3:1 आया है। ठीक है, क्योंकि 3 लंबे हैं और एक बौना है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम जीन्स की प्रेजेंस के हिसाब से देखें या एलील्स की जो प्रेजेंस के हिसाब से देखें, तो हमने कहा अगर होमोजाइगस टॉल है तो होमोजाइगस टॉल क्या है, 1 है। हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं, 2 हैं। और होमोजाइगस ड्वार्फ कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ये क्या आया आपका, जीनोटिपिक रेशियो। और ये आपका क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। आप समझ, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर F2 जनरेशन में आया, बिल्कुल आया है। तो हमने कहा क्योंकि ये रेसेसिव है, क्यों रेसेसिव है, क्योंकि आपने उनको तभी एक्सप्रेस करा जब होमोजाइगस कंडीशन में। जो बौनेपन का गुण है वो आया तो है F2 जनरेशन में, लेकिन कब आया, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में था। अगर हम यहाँ पर देखें, अभी रेशियो देखें तो रेशियो में हमने कहा कि 3:1, 3 फिर भी प्लांट, 3 प्लांट फिर भी कैसे हैं यहाँ पे, आपने कहा 3 फिर भी लंबे हैं। मैक्सिमम जो कैरेक्टर आ रहा है वो किसका आ रहा है, यहाँ पे टॉलनेस का आ रहा है। इट मीन्स कि ये अपने गुण को तभी एक्सप्रेस करेगा जब ये इसके जो एलील होंगे जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो इसी को आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। एक बार आप लोग जो भी क्रॉस पर आप लोग नोट कर लेंगे और चीजों को एनालाइज कर। चलिए, तो ये हमने बात कर ली है लॉ ऑफ डोमिनेंस की, और लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने क्या क्या देखा है एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। Mendel's law of dominance state that when parents with pure contrasting traits are crossed together, only one form of trait appears in the next generation. The hybrid offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype. आपने कहा जब शुद्ध विपरीत गुणों वाली, गुण नहीं होगा, ट्रेट होगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रेट आप देख लेंगे, यहाँ पे ट्रेट लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ट्रेट लिख लेंगे। जब शुद्ध विपरीत ट्रेट वाले माता पिता को एक साथ मिलाए जाते हैं, यानी कि फ्यूजन जब किया जाता है या पॉलिनेशन जब कराया जाता है, तो अगली पीढ़ी में जो गुणों का केवल एक ही रूप दिखाई देता है, संकर संतानें फिनोटाइप में केवल प्रमुख लक्षण प्रदान करेंगी। ठीक है, थोड़ा सा एलैबोरेट करके आपको बताया गया है। आपने कहा law of dominance explain that in a monohybrid cross between a pair of contrasting traits, only one parental character will be expressed in the F1 generation and both parental characters will be expressed in F2 generations in the ratio 3:1. The one which is expressed in the F1 generation is called a dominant trait and the one which is suppressed is called recessive trait. In simple words, the law of dominance states that the recessive traits are always dominated or masked by the dominant trait. This law can be described by Mendel's experiment. A monohybrid cross is a cross between the two monohybrid traits capital T and small t small t. ठीक है, small t है, ठीक है। There are plants which have the same character but different in only one character were crossed. क्या बोला ये आप
आपने कहा प्रभुत्व का नियम या प्रभाविता का नियम को वंशानुक्रम का प्रथम नियम कहा जाता है। इस नियम में प्रत्येक लक्षण को अलग अलग इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें कारक कहा जाता है। जो जोड़े में होते हैं, यदि जोड़े विषम युग्मनज हैं तो हमेशा एक दूसरे पर हावी रहेंगे। एक्चुअली में जो टॉलनेस का जो यहाँ पे एलील है वो हावी है किस पे, जो ड्वार्फनेस का एलील है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी पे हावी है और ये स्मॉल टी के कैरेक्टर को हाइड कर देता है और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो आपने कहा प्रभुत्व का नियम बताता है कि विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी के बीच एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक पैतृक चरित्र F1 पीढ़ी में व्यक्त किया जाएगा और दोनों पैतृक लक्षण F2 जनरेशन में आएंगे। यानी कि पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे और दूसरी पीढ़ी में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे, जिसमें 3:1 का रेशियो हमें मिलेगा। F1 पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे प्रमुख गुण कहते हैं। ठीक है, जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं और जो दिया जाता है उसे अप्रभावी गुण यहाँ पर कहते हैं। सरल शब्दों में प्रभुत्व का नियम कहता है कि अप्रभावी लक्षण हमेशा प्रमुख गुण द्वारा हावी या छिपे रहते हैं। ठीक है, इस नियम को मेंडल के प्रयोगों द्वारा वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना? एक बार पढ़ लीजिए और इतनी ज्यादा नहीं लिखना है, सिंपल सा आपने जो समझा है, आपने जो क्रॉस किया आप उसे लिख सकते हैं। जो लास्ट पैराग्राफ आपका आता है उतना इनफ है आपको जो लॉ है उसे समझाने के। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक बार रीड करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर हमने जो करवाया है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? सिंपल सी चीज है। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है जब हम एक कैरेक्टर लेते हैं, जैसे अभी हमने सिर्फ क्या लिया है, प्लांट टाइप लिया, एक ही कैरेक्टर लिया है। और जब हम दो कैरेक्टर लेते हैं तो हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हम आगे पढ़ेंगे। आपने कहा for monohybrid cross, Mendel began with a pair of a pea plant with two contrasting traits, that is, a one tall and another dwarf. The cross pollination of tall and dwarf plant result in a tall plant, and the offspring were called F1 progeny. The trait which is expressed in the F1 in the phenotype is called a dominant trait, while the one that is not is called the recessive trait. ठीक है, he then continued his experiment with self pollination of F1 progeny और F1 जो plant होते हैं. This result in both tall and short plant in the ratio of 3:1, which give rise the law of segregation. हमने बोला एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड लक्षणों यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस है। यहाँ ऐसे पौधों को लिया जाता है, यहाँ ऐसे पौधों में क्या कराया जाता है, क्रॉस किया जाता है या लिया जाता है जिनके लक्षण समान है लेकिन केवल क्या है, ट्रेट अलग है, लेकिन केवल ट्रेट। लक्षण तो इनके समान है, गुण तो समान है, कैरेक्टर तो सेम है, लेकिन ट्रेट क्या है इनके यहाँ पर अलग अलग है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने दो विपरीत लक्षणों वाले मटर के पौधे के एक जोड़ी के साथ शुरुआत की, यानी एक लंबा और दूसरा बौना पौधा लिया। ऊंचे यानी कि लंबे पौधे के पर परागण के परिणाम स्वरूप लंबे पौधे बने और उनके संतानों को F1 संतान कहा गया है। आपने कहा ऊंचे और बौने पौधे के, यहाँ पे ऊंचे और बौधे यानी कि लंबे और बौने पौधे के बीच में पॉलिनेशन कराया गया है और जब उनमें बीज बने हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, F1 जनरेशन कहा गया है। जो लक्षण फिनोटाइप में व्यक्त होते हैं उसे प्रमुख लक्षण कहा जाता है, जबकि जो नहीं होता उसे अप्रभावी गुण कहा जाता है। अब इससे अच्छी लैंग्वेज आप खुद भी बना सकते हैं कि जब क्या किया गया है, आपने कहा एक कैरेक्टर लेकिन अलग अलग जो ट्रेट वाले पौधों के बीच में पॉलिनेशन कराया गया है, तो फिर क्या बना है, F1 जनरेशन। जो उनकी संतति आई है उन्हें हम F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही जनक के गुण एक्सप्रेस होते हैं, एक ही जनक के गुण व्यक्त होते हैं और उस जनक को हम प्रभावी जनक और उस गुण को हम प्रभावी गुण कहते हैं। हमने कहा दूसरा जो जनक है जो खुद को F1 जनरेशन में व्यक्त नहीं कर पाता है उसे हम अप्रभावी जनक और उस गुण को हम अप्रभावी गुण यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने F1 संतति के पौधों के बीच में स्वपरागण के साथ प्रयोग जारी रखा और इसके परिणाम स्वरूप लंबे और छोटे यानी कि बौने और लंबे दोनों प्रकार के पौधे मिले जो 3:1 के अनुपात में यहाँ पर मिले हैं। और इसी से यहाँ से दूसरा लॉ निकल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम क्या होता है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने कहा सेकंड लॉ आपने देख लिया, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ डोमिनेंस से ही दूसरा लॉ निकला है जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहेंगे, जो कि मेंडल का दूसरा लॉ है। टोटल 3 लॉ है मेंडल।
मेंडल के दूसरे लॉ को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये सब पे अप्लाई होता है, सब फॉलो करते हैं। आपने कहा हाँ सब फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद आते हैं जो इन्हें फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आता है यहाँ पर 4 o'clock प्लांट या मिराबिलस जलापा। एक बार आपको यहाँ पर क्रॉस दिखाया गया है, इमेज दिखाई गई है, आपको डायग्राम दिखाए गए हैं और डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डायग्राम में आपके पास क्या है, एक रेड फ्लावर है, एक पौधा है जिसमें लाल फूल आते हैं और एक पौधा है जिसमें सफेद फूल आते हैं, ठीक है। अब ये सेम स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज नहीं है, सेम स्पीशीज है, बट जैसे कि आपने मटर के पौधे को देखा, दोनों ही क्या है, मिराबिलस जलापा है, दोनों ही मिराबिलस जलापा या 4 o'clock प्लांट एक ही नाम है, दोनों ही क्या है 4 o'clock प्लांट है। लेकिन एक प्रकार के पौधे में लाल फूल लगते हैं, एक में सफेद फूल लगते हैं। जब इनका क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर क्या निकला, पहली पीढ़ी में पिंक फ्लावर आते हैं। क्या रीजन होता है इसका, एक बार आप लोग मुझसे पढ़ करके लेके आएंगे। और अगर आपके पास 10 के नोट्स होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, एक बार आप लोग इन चीजों को रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका